आज का स्वागत सवाई माधोपुर में मैं समझता हूँ हमने कम जगहों में देखा है। पिछले कुछ दिनों में केरला में कोचीन में ऐसा स्वागत मिला था, उसके बाद महाराष्ट्र में नांदेड़ और शेगांव में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज सुबह 5:45 बजे से लेकर करीब 9 बजे तक जिस तरीके से हमें स्वागत मिला, और ख़ास तौर से विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि आज मैंने अनुमान लगाया है कि करीब 60% महिलाएं थी जिन्होंने स्वागत किया राहुल जी को और भारत जोड़ो यात्रा को। मैं दोतासरा जी को और ख़ास तौर से हमारे साथी दनीश अबरार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज दोपहर को इंदिरा मीना जी के इलाके में रहेंगे, वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो आपको पूरी जानकारी देगी। पर आज का स्वागत जो हमें मिला है, कोटा में भरपूर स्वागत मिला था, बहुत उत्साहजनक था, और हम समझते थे कि कोटा से भी अधिक नहीं हो सकता है। पर मुझे कहना पड़ेगा कि आज जो हमें सवाई माधोपुर में देखने को मिला वो कोटा के माफी की था। मैं 2 या 3 और बातें करके दोतासरा जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें। राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को करेंगे। पहले मैंने कहा था कि 18 तारीख को होगा। मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को होगा 1 बजे को, और ये होगा दौसा में। एग्जैक्ट लोकेशन में आपको भेज मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था, पहले राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 तारीख को था। हमने अभी उसको 16 तारीख को किया है, क्योंकि 16 तारीख को हम एक मील पत्थर पास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन होगा। इसीलिए हमने सोचा उस विशेष अवसर पर राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 1 बजे को दौसा में होगा, करीब 45 मिनट का होगा, 40 से 45 मिनट तक। और यहाँ मैं प्राथमिकता राजस्थान की मीडिया को दूंगा। हालांकि दिल्ली स्थित मीडिया और अलग अलग जगहों से भी आएंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 10-12 सवाल मैं राजस्थान मीडिया से ही लूँगा। तो आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि बाहर से लोग आएंगे सवाल पूछेंगे, आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात, 16 तारीख को ही 6:30 बजे को जयपुर में एक संगीत समारोह का आयोजन किया है हमने। एक कॉन्सर्ट है, भारत जोड़ो संगीत समारोह, भारत जोड़ो कॉन्सर्ट, जिसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान होंगी। उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे आज या कल सुबह। तो 16 तारीख को 1 बजे का राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और 6:30 के बाद जयपुर में ये संगीत समारोह है, कॉन्सर्ट है, जिसमें सुनिधि चौहान और कई गायिका और गायक शामिल होंगे। 19 तारीख को दोतासरा जी आपको डिटेल देंगे। 19 तारीख को अलवर में एक विशाल पब्लिक रैली होगी, जिसमें भी आप भी आमंत्रित हैं, और उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे।
तो मैं पहले दोतासा जी से गुजारिश करूंगा, उसके बाद दनिश अबरार बोलेंगे, उसके बाद इंदिरा मीना जी बोलेंगी, क्योंकि आज शाम को हम इंदिरा मीना जी के असेंबली क्षेत्र कल शाम को इंदिरा मीना जी के असेंबली क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो दोतासरा जी। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आप सब लोग बाग भी, मीडिया के बंधु भी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। और जो जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसमें जो आ रहा है आप सब देख रहे हैं। 36 कौमों के लोग, बच्चे से लेकर के वृद्ध, सब लोग चल रहे हैं। और कल वुमेन डे था, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं किस प्यार और स्नेह के साथ में राहुल जी के साथ में कदम ताल करती हुई चल रही थी। यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय की थी, आज़ादी के दीवानों ने, आज़ादी के शहीदों ने की थी। लेकिन जो 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है। और जब मैं पहले दिन से साथ चल रहा हूं राहुल जी के, महिलाएं रोती भी आती हैं, बिलखती भी आती हैं, बच्चियां आती हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं आती हैं अपनी बेटियों की समस्याओं को लेकर के, एनजीओज में काम करने वाले लोग आते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं। तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। जो राजस्थान सरकार से संबंधित होता है, उसके लिए वो मुझे या मुख्यमंत्री जी को डायरेक्शन देते हैं कि ये आप लोग कीजिए, ये क्या चाहते हैं, इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, किसी स्कूल चाहिए, किसी को विषय चाहिए, किसी को ट्रांसफर भी चाहिए, परेशानी है। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद के साथ में, एक बहुत ही आशा के साथ में वो लोग जा रहे हैं कि हाँ, हमारी सुनने वाला आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, जिसके मन में गरीब के प्रति, पीड़ित के प्रति सहानुभूति है, दर्द है, उसकी व्यथा को सुनकर के वो उनकी समस्या को आत्मसात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो परेशानी भोग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। लोग क्या सपने देख रहे हैं, क्या लोगों ने सोचा था जब 8 साल पहले मोदी सरकार को चुना था। आज आके हर व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब हमसे चूक हो गई। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न महंगाई कम हो रही है। कल की शाम की कॉर्नर मीटिंग में देखा होगा, जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राज्य सरकार से संबंधित उनको उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्थान की गवर्नेंस चाहिए। तो हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमने तय किया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वो सबको साथ लेकर के हों, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुन करके और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता तुम्हारे साथ में है। तो एक
खुशी के आंसू के साथ में वो वापस अपने घर में उस यात्रा को छोड़ करके जाता है। तो ऐसा जो अनुभव है मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जय रमेश साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा तब तक मैं चलूंगा। तो ये इस तरीके का संकल्प लेकर के हम इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। और तमाम लोग आप देख रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग देख रहे हैं, राजस्थान के मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और हमारे लिए एक स्वर्णिम काल रहेगा। लोग बाग जब आते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हैं, पालनहार की बात करते हैं, तो लगता है कि हां। और कल राहुल जी ने कह दिया कि जो किया वो ठीक है, लेकिन अब और कुछ करना है, वो मैं सरकार को कह के जाऊंगा, संगठन को कह के जाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राहुल जी जो यहां पर लोगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन हमारी कांग्रेस की सरकार को देंगे उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दनीश अब्रार से गुजारिश करूंगा, उसके पहले मैं कहूं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि सवाई माधोपुर में अमरूद के इतने बगीचे हैं। और आज मैं सुबह से 6-7 अमरूद खा चुका हूं और मैंने कुछ 1 घंटे में। और अमृत काल तो नहीं है पर अमृत काल तो ज़रूर है। और मुझे पता ही नहीं था कि सवाई माधोपुर ज़िले में राजस्थान के 65% अमरूद यहीं उगते हैं। और यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई जैसे जगहों में यहाँ से अमरूद जाता है। तो ये अच्छी मुझे आज जानकारी, मुझे सुबह 2.5 घंटे हम चले। तो दनीश, सर्वप्रथम सभी मीडिया के साथियों का, जयराम रमेश सर आपका, डोटासरा सर आपका, विभाकर जी आपका, और साथी विधायक इंदिरा जी, आप सबका सवाई माधोपुर में स्वागत है। और मैं समझता हूं सर, और संदेश भी देना चाहता हूं कि ये सवाई माधोपुर की राजा हमीर की वीर भूमि और गणेश जी की पावन भूमि है। और ये सवाई माधोपुर का सौभाग्य है कि आज भारत जोड़ो यात्रा इस सवाई माधोपुर की पावन धरती से गुजर रही है। इसका हमारा सौभाग्य है और पलक पावड़े बिछाने में कल दोपहर तक और भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही सर, सवाई माधोपुर ना सिर्फ अमरूद, आंवला और बागों की नगरी है। और आज सवाई माधोपुर में एक बाग नहीं, 2 तरह के बाग हैं। एक बाग जंगल में है और एक बाग सी कैंप के अंदर है। दूसरा टाइगर हमारे सी कैंप के अंदर है। और साथ ही एक बात मैं कहना चाहूँगा जो सुबह से मुझसे अक्सर काफ़ी लोगों ने पूछ ली कि जिस तरह के पोस्टर्स सवाई माधोपुर में लग रहे हैं, जिसमें इंदिरा जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, राजीव जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, जिसके ऊपर लिखा है इतने दर्द सीने में लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर। इसके पीछे मकसद ये है कि आज किसी भी एक हिंदुस्तानी की एवरेज एज 28 साल है सर, 28 ईयर्स। तो आज के युवा को ये नहीं पता है कि 28 साल, क्योंकि एवरेज एज अगर मान के चलते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले अपनी दादी को असैसिनेशन होते देखा, अपने पिता की हत्या होते देखी। और जिस व्यक्ति ने इतना दर्द और इतना वायलेंस अपने जीवन में देख लिया, उस व्यक्ति के पास जीवन के उस समय पर जब ये देखा तो कई विकल्प होते हैं। और जिस शख्स ने अपनी दादी को जाते देखा, अपने पिता को जाते देखा, और उसके बावजूद
आज रास्ता अपनाया है मोहब्बत का और भारत को जोड़ने का, ये मैं कहता हूँ सैल्यूट करने वाली बात है। और आज के हिंदुस्तानी के हर युवा को हमेशा इस बात का दोहराना चाहिए कि राहुल गांधी जी मात्र राहुल गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी एक ब्रांड है, लेकिन ये वो ब्रांड है जिसके सीने में इतना दर्द दबा हुआ है, फिर भी इतने दर्द के बावजूद वायलेंस की बात ना करके भाईचारे और मोहब्बत की यात्रा लेके चल रहे हैं। ये एक संदेश हमने सवाई माधोपुर की जनता के माध्यम से मैंने सर देना चाहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सवाई माधोपुर की जनता ने आपकी यात्रा को, आपको और राहुल जी को ना सिर्फ सराहने में बल्कि एक संदेश देश में देना चाहते हैं कि पूरी जनता सवाई माधोपुर की भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। और जिस भी तरह की जो भी चीज़ भारत जोड़ो यात्रा के लिए करने के लिए हम तो तत्पर हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी बराबर 7, 8, 10 दिन से सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, मेरे को किसी प्रकार में कोई डांटने में कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि डांट की जगह डांट पड़ती है तो प्यार की जगह प्यार भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंदिरा जी, सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान जयराम रमेश जी, हमारे आदरणीय नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी, दानिश भाई और मंच पर विराजमान सभी मीडिया चेयरपर्सन और सामने मीडिया के बंधु, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और सबकी सुन रहे हैं। आज जो भारत जोड़ो यात्रा जो चली हुई है हमारे राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश किया है और सवाई माधोपुर में पहुंची है, जैसा कि अभी दानिश भाई बता रहे थे। मैं इसको बताना चाहूँगी कि कल हमारा महिलाओं का प्रोग्राम था और राहुल जी ने, मैं समझ सकती हूँ कि राहुल जी ने जिन बारीकियों के साथ में महिलाओं की समस्याओं के बारे में टी पॉइंट पर चर्चा की सभी महिलाओं से, मैं समझती हूँ कि आने वाले भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी जी प्रत्येक वर्ग को, युवा हो, महिला हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी को साथ लेकर चलने का और सभी के प्रत्येक नीचे जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है जो व्यक्ति, उसकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आगे क्या प्लानिंग उनके लिए करनी है, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उनको सुख सुविधाओं का लाभ मिल पाए, वो उनकी सोच और विचारधारा में हमको कल देखने को मिला। इतनी दर्द और नफरत राहुल गांधी जी ने देखी है जीवन में। एक बालक होता है, जैसा कि भी बताया, एक बालक होता है 28 साल की उम्र में टूट जाता है, लेकिन आज जो नारा दिया राहुल गांधी जी ने, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये गहराई से सोचा जाए तो बहुत गहरी बात है जिसको हर आम नागरिक को, हर युवा को समझनी चाहिए। कल मेरे एरिया में प्रवेश करेंगी, यात्रा लंच का प्रोग्राम वहाँ है और सारी जनता, क्योंकि बॉर्डर पर, झालावाड़ बॉर्डर पर, सवाई माधोपुर बॉर्डर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है वहाँ पहुँचने में भी। और लगातार वहाँ भी इतना उत्साह है महिलाओं में, बालिकाओं में, बड़े बुजुर्गों में। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सारे गायक कलाकार तो मीनावाटी के गीतों के द्वारा बहुत बखूबी तरीके से एक एक पॉइंट पर उन्होंने इतने अच्छे से गीत गाकर इस जनता को, इस देश की जनता को संदेश देने का काम किया है कि राहुल गांधी जी क्या चीज़ है और क्या करना चाहते हैं। एक गांव का आदमी जो किसान है वो इतना समझ सकता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि देश की जनता जागरूक होती जा रही है। और जो भाजपा की सरकार है जो जुमलों से यहाँ तक पहुँची है, जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है, हमने देखा उसमें जन नहीं है। आक्रोश जरूर हो सकता है उनके हृदय में, लेकिन जन नहीं है। जन उनके पास कितना है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, 15, इससे पार नहीं कर पा रहे हैं। और वो 15 लोग कौन हैं? जो कि कोई टिकट मांगने वाला, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं वो हैं। आम जनता उनके साथ नहीं लग पा रही है। इससे सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि जनता भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों को अब जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए सारी जनता उत्सुक है। आप देख सकते हैं लगातार जो जनता का सैलाब है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। और राजस्थान के अंदर माननीय डोटासरा जी आपको बता रहे थे कि पैदल चल रहे हैं, मैंने भी देखा, शुरू से 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। हम सब लोग ये सोचते हैं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल हमने भी
साथ में महिलाओं ने साथ में चली, महिलाएं, गाँव की महिलाएं आए, सब लोग पूरे दिन भर साथ चली हैं। और महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे कहा कि धन्यवाद मैडम, आपने हमको राहुल गांधी जी को दिखाया, और ये ऐसा मौका हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। उन्होंने ये कहा, उनकी सोच थी। आज पहली बार इतने बड़े नेता को सड़क पर चलते हुए देखा। उनको खुद को भी आज युवा प्रेरणादायी, युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, बड़ों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और मैं बताऊंगी, कुछ दिन बाद में लॉन्च होंगे मीणाओं के गाने, जो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे, और इससे एक संदेश बढ़ा जाएगा कि किस तरीके से। मैं जयराम रमेश जी को भी कहना चाहूँगी, हमारे आदरणीय नेताजी को भी, कि हमारे भी क्षेत्र में इतने अच्छे गायक कलाकार हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बताऊँगी किस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट पर गौर किया है। और मैं समझ सकती हूँ, इससे छोटे बच्चे से लेकर जो कि 5 साल का समझता है, वो भी आज राहुल गांधी जी का नारा लगा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं सब कि इतना बड़ा संदेश देकर वो इस इंडिया की जनता को जाएंगे। जब राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म होगी, एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर 2023 में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही, लेकिन देश के अंदर भी 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस आने वाली है। ये हमको आम जनता के माध्यम से महसूस हो पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। हमारे बीच में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री नमो नारायण मीना जी भी हैं। वो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कुछ शब्द बोलें, खास तौर से वो हमें जानकारी दे उनके बालों का राज क्या है। आपके बालों का राज क्या है? आप बाल खोते ही नहीं हैं। देखिए, विवाहकर हैं आपसे, 25 साल युवा हैं आपसे, और उनके बाल देखिए और आपके बाल देखिए, मेरे तो बाल ही नहीं है। तो आपका राज क्या है? मैं हमेशा जब आप मंत्रिमंडल में थे ऐसे ही आपको देखा करता था। रमेश जी धन्यवाद। डॉक्टर सराह जी, हमारे एमएलए साहिबान और साथियों, देखिए रमेश जी और हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में साथ रहे हैं। इनसे पहले मैं पर्यावरण में था, फिर मैं फाइनेंस में आ गया। इनके पास ये विदेश में बहुत जाते थे, तो आदेश करवा के जाते थे कि इन एब्सेंस नमो नारायण जी मेरे अर्जेंट काम देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड। जहाँ तक बालों का सवाल है सर, ये हेरिडिटरी है। हमारे फादर के भी ऐसे ही थे, मदर के भी है, सब। हरीश के नहीं देखे आपने? ऐसे ही हरीश के। तो ये हेरिडिटरी है हमारा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। साथियों, राहुल जी की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। पहले आज़ादी से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने यात्राएं की थी। स्वतंत्र भारत में चंद्रशेखर जी ने कुछ यात्राएं की थी, और अब एक बहुत बड़ी यात्रा जिसका मकसद, हर यात्राओं का कोई न कोई मकसद था। गांधी जी का कोई था, चंद्रशेखर जी ने कुछ करी थी यात्राएं, लेकिन इनका मकसद भाईचारे का, नफरत का वातावरण खत्म हो और इंडिया को समझने का। राहुल जी सब वर्गों के लोगों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, उनकी समस्याओं से, उनके भाषणों में जो कल हम देख रहे थे, लोगों को बेरोजगारी की समस्या, स्टूडेंट्स चाहे इंजीनियरिंग और आपकी मेडिकल कर ले तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सबको जुमला करार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक जबरदस्त राहुल जी की अंडरस्टैंडिंग है और सोच में बदलाव, और हम लोगों को भी सबसे ज्यादा क्रेज रूरल एरिया में बुजुर्गों का है और बच्चों का है। मेरा खुद का एक पोता अब तक रोता है कि दादा मुझे आप क्यों नहीं ले गए साथ। मैं क्या करता तू आकर के? मैं राहुल जी से हाथ मिला था। बच्चों की भावना है। तो क्या है कि सारे स्टूडेंट्स वर्ग को और मजदूरों को, किसानों को, सबको आशा और अपेक्षा राहुल जी से
हो रही है कि ये हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा। देख लिए मोदी जी को, तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। काला धन लाने की बात जो करी, किसानों की उपज का दूना पैसा देने की जो बात करी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, वो सब झूठी साबित होती जा रही है। लोगों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, लोगों को एक विश्वास राहुल जी में पैदा होता नजर आ रहा है बातों में कि ये व्यक्ति आगे चल करके और हमारे साथ न्याय करेगा, जो कहता है वो करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये सबसे बड़ी राहुल जी के बारे में जो कमेंट्स आती है सब लोगों की, जो हमसे लोग बातचीत करते हैं कि साहब ये जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन आदमी। तो ये यात्रा के बाद में काफी कुछ सामने चीजें आएंगी। राजस्थान से बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बाग आना चाहते हैं, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और रमेश जी, आपको झालावाड़ से लेके ये जूं ज़्यादा जाएगी, एरिया थिकली पॉपुलेटेड है। आपको सवाई माधोपुर में अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है सब जगह, तो दौसा में भी इससे 19 नहीं मिलेगा और अलवर में भी नहीं मिलेगा। और वहाँ तो बड़ी बड़ी मीटिंगें और कर रहे हैं आज राजस्थान की, उसमें लाखों लोग बाग पूरे राजस्थान से आएंगे। तो बड़ा समर्थन मिल रहा है राहुल जी की यात्रा से, लोग खुश हैं, कांग्रेसी खुश हैं, हर आदमी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है और इस यात्रा में सफल हो और इसके अच्छे नतीजे आएंगे, ये हमको सबको उम्मीद है। धन्यवाद। एक मिनट, आज दोपहर को 2 बजे राहुल जी राजस्थान के करीब 30 दलित वर्ग के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और दलित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और दलित समाज से जुड़े हुए सब मुद्दों पर चर्चा होगी। कल भी चर्चा हुई थी अलग अलग महिला संस्थाओं के साथ। उसके बाद हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, आपको मिल गया होगा। नहीं मिला? नहीं, कल का नहीं मिला आपको? बहुत लेट आता है। ठीक है, मैं इसका कुछ करूंगा उसके बारे में। पर 2 से 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री जी रहेंगे, दोतासरा जी रहेंगे और राहुल जी तो हैं ही हैं, और वो मुलाकात होगी। कल जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको कहा भी था कि 6 महिला संस्थाएं थी, आदिवासी महिला मंच, दलित महिला मंच, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, अलग अलग संस्थाएं थी और काफ़ी विस्तार में बातचीत हुई और बहुत सराहना की उन्होंने कि कांग्रेस सरकार ने कई कदम उठाए हैं पर उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और राहुल जी ने जो सुझाव आए थे, अशोक गहलोत जी को और दोतासरा जी को कहा कि इस पर जल्दी विचार कीजिए और जो कदम आपको उठाने हैं, जो महिला संस्थाओं से मांगे आए हैं, उसको और पूरे तरीके से लागू करें, और ताकि उन लोगों में विश्वास आए कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो असली मात्रा में और सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हाँ, एक और, आई नो आपके मन में एक ही सवाल है, मैं जानता हूँ, मैं पहले ही उसका जवाब देना चाहता हूँ। अरुणाचल के बारे में मैं जानता हूँ कई लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में अभी एक बहस होने वाला है, रक्षा मंत्री एक वक्तव्य देने वाले हैं, मैं यहाँ उस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। हाँ जी, I'll come to you. I'll come to you. I'll come to you. I know you want. I'll come to you. I'll come to you. 16 तारीख को शाम को जयपुर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जयपुर जाएंगे। जयपुर राहुल गांधी जी कॉन्सर्ट में रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे यात्रा के बाद। यात्रा के बाद तो 6:30 का शेड्यूल है, पर क्योंकि यात्रा 6, 6:15, 6:30 तक चलेगा, तो 7:30 के पहले कॉन्सर्ट की शुरुआत होने में मुश्किल होगा। 7:30 को ही शुरू होगा, क्योंकि यात्रा खत्म करके ही जाएंगे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे, दोतासरा जी भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, सब भारत यात्री भी रहेंगे, जयपुर की जनता भी रहेगी, सबको आमंत्रण दिया गया है। ये फ्री कॉन्सर्ट है।
सॉरी, मैं हिमाचल प्रदेश की कोई जानकारी नहीं है, सॉरी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसा मैं थ्रो अवे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत गंभीर मसला है। खड़गे जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पर एक बयान दिया है कल ट्विटर के माध्यम से, मैंने भी कुछ कहा है, हमारे पवन खेरा जी भी ने को कहा है, और हमने ये नोटिस भी दिया था आज पार्लियामेंट में इस पर बहस होने की। और मुझे अभी जानकारी मिली है कि राजनाथ सिंह जी एक बयान देंगे पार्लियामेंट में और उस पर सवाल उठाए जाएंगे, और सही जगह इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा है, क्योंकि वो सत्र चल रहा है। मैं यहाँ उसके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आपकी समस्या बिल्कुल वाजिब है। इसके ऊपर सरकार को हम लोग कहेंगे कि गंभीरता के साथ में मनन करके इसकी समस्या का समाधान करें। देखिए, संविदा कर्मियों के लिए कैडर बना दिया गया है। पहली बार राजस्थान में कहीं नहीं है कि संविदा कर्मियों का एक कैडर बना करके उनको नियमित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की गई है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पहले जो संविदा कर्मी होते थे उनको चाहे जब हटा दिया जाता था, उनके तनख्वाह कब बढ़े नहीं बढ़े, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको सबको दूर करते हुए उनके रूल एंड नियम बना दिए गए हैं, एक कार्डर बना दिया गया है जिससे उनको कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कौन से सन में लगा? नहीं, आप लोकल हैं तो कम से कम ये तो बताएंगे ना। अगर हमारी सरकार के समय में मुझे संज्ञान में ऐसा नहीं हुआ, फिर भी इसको दिखवाएंगे। जब मैंने पहले कह दिया कि निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक कदम हमारी सरकार उठाएगी। दो 2024 में मोदी जी को और गजेंद्र सिंह जी को ये जनता देश की सत्ता से हटा देगी, तो उनको एहसास होगा कि गलत बयानबाजी करने और झूठ और झूठे वादे करने का क्या हस्न होता है। काट की आंडी एक बार चढ़ती है, ये मोदी जी वाली सेना के शौर्य के पीछे छुप करके 2 बार चढ़ा दी, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी, निश्चिंत रहे। कोई बदल के नहीं चढ़ेगी, सरकार रिपीट होगी आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से 101%। किसके?
अरे यार कहाँ कर्मचारी था, उसने कोई चोरी वोरी कर ली, क्या गड़बड़ कर ली, तो इन्होंने कहा चलो जैसे प्यार से घर परिवार में माता या बहन फटकारती है, वैसे कहा था कि दोबारा गलती मत करना, भाग जा। नहीं, कोई हिंसा नहीं है भाई, ऐसे हिंसा थोड़ी होती है। ये नाथूराम गोडसे वाली हिंसा हिंसा होती है। प्यार में परिवार में ये कहना कि दोबारा गलती मत करना है। और कुछ इसके बारे में इन्होंने जवाब दे दिया आपको है? ये नफरत जो है ना भाजपा की और आरएससी, इसी को तो मिटाने के लिए, दिल से निकालने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। उनके मन में नफरत है। मैं कह रहा हूं देखो, जिसने जो अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, लेकिन ये इस तरीके के कारनामे, इस तरीके के षड्यंत्र ये करते जाएंगे क्योंकि इनकी फितरत में है। इनको यही आता है, इनको प्यार आता नहीं है, अहिंसा के रास्ते पे ये चल नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस तरीके से विघ्न डालने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा रोकने वाली नहीं है, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा व्यापक है कि सबको जोड़ना है, पूरे देश के लोगों को जोड़ करके उसमें प्यार उनके दिलों में भरना है। देखिए, केंद्र क्या है। मैं बता देता मैंने हूं। भी मुझे भी जानकारी मिली है, कुछ संस्थाएं ने जो राहुल जी से मिले थे, ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। राहुल जी ने उनको आश्वासन दिया कि वो पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाएंगे। ये छात्रवृत्ति बंद किया गया है, इसमें दो बात। पर मैं नहीं जानता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं, पूरी जानकारी की मेरे पास नहीं है। और आप हर विषय पर आप कहते हो आपका क्या कमेंट है। मैंने पहले दिन से मैं क्या करा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा के लिए है। हाँ, अगर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर मुझे टिप्पणी करनी है, मैं जरूर करूँगा। पर ऐसे जो आप विषय उठा रहे हैं ना, नहीं, स्कॉलरशिप बंद करना गलत है। और कई छात्रों ने ये बात उठाई है राहुल जी के पास, और राहुल जी ने कहा है ये गलत है। जब मैं पार्लियामेंट में अगर मैं बोलूँगा 26, 27, 28 को पार्लियामेंट में जाएंगे, उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये मुद्दे उठाएंगे। इसके हम तो सरकार में नहीं है, ये राज्य सरकार का स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, ये केंद्र सरकार का स्कॉलरशिप स्कीम है। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए आपको। आपको तो मौका नहीं मिलता है ना, यही बात है। कांग्रेस वाले आपसे बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री तो बात नहीं करते हैं। ये पिछले 100 दिनों में राहुल जी का 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस। और 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। ये जमीन आसमान का फर्क है। एक व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरे एक नेता हैं जो आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। आप देखेंगे 16 को, 17 को विश्राम का दिन है। क्या, किस बात? राहुल जी का कोई कार्यक्रम नहीं है। 16 को शाम को जो कल्चरल प्रोग्राम होगा और 17 को रेस्ट होगा। अब वो तो रूटीन की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम मेरे संज्ञान में नहीं है। बिल्कुल कहा था। उनका ये कहना था कि उर्दू के 1000 पद निकालो टीचर्स के। एक ने कहा था 2500 निकालो, एक ने कहा था कि 3000 निकालो। तो राहुल जी ने पूछा था क्या मैटर था, तो मैंने कहा सब पहले
कक्षा 6 से 8 तक जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें जिसके बच्चे ज़्यादा होते थे वो थर्ड लैंग्वेज होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब हमने ये किया था कि जिस क्लास में 10 बच्चे होंगे, वो चाहे उर्दू के हों, संस्कृत के हों, चाहे सिंधी के हों, पंजाबी हों, उनके लिए पद स्वीकृत करेंगे। और हमने वो आदेश निकाल दिया है। और अब हम कोशिश करेंगे कि जो भर्तियां निकलेंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मौका मिले। तो ये बात उन्होंने कहा था कि आप देखिए क्या हो सकता है, इनकी भर्तियां कितनी ज़्यादा निकल सकती है, इसके ऊपर आप सरकार विचार करते। तो हम लोग उसको देखें। नहीं, ऐसा कोई मेरे सामने कोई इस तरह की बात नहीं आई। उनका ये हर मांग करते हैं। सीएचए वाले आए थे, वो भी मांग करते हैं हमको स्थायी करो, वापस लगाओ। टीचर्स भी आते हैं कि साहब हमारी और भर्तियां निकालो। तो वो तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन उर्दू वाला जो था वो मैं वहीं मौजूद था और पूरी बात हुई थी। वो ये चाहते हैं कि भाई उर्दू वालों की 1000 की वैकेंसी निकालो। फिर दूसरा आया कि साहब 2500 वैकेंसी निकालो। तो वो तो जो टोटल वैकेंसी निकालते हैं हम भर्तियां, उसमें से देखना पड़ता है कि किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। और उस हिसाब से फिर भी जब राहुल जी के सामने बात आई है और उन्होंने हमें कहा है कि इसको देखिए, तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इसमें काम करेंगे। निश्चित रूप से बजट की घोषणा को भी संज्ञान में रखा जाएगा, उनका जो ज्ञापन है उसको भी संज्ञान में रखा जाएगा। और आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें इन सब बातों को समाहित किया जाएगा। और जब आज राहुल जी ने इसके ऊपर कहा है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि सरकार गंभीरता के साथ में उसमें प्रयास करेगी। आज उत्तराखंड के पीसीसी अध्यक्ष और कई विधायक आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। 16 तारीख को मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, 16 तारीख को जब हम मील पत्थर पार कर रहे हैं 100 दिन का, हिमाचल प्रदेश के सारे 40 विधायक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सारे दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे 16 तारीख को। आप पत्रकार देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनना एक बात है और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होना दूसरी बात है। हमने पूरी कमेटी और 6-7 स्टेट का अध्ययन करा के एक अच्छी सी ट्रांसफर पॉलिसी सभी शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए, जिसमें सारे संवर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए भी तैयारी कर रखी है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी होंगे। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में थर्ड ग्रेड के टीचर बहुत कम हैं और यहाँ इधर 13 जिले हैं जिनके टीचर उधर बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ में बहुत ज़्यादा है, अगर उनको बिना भर्ती किए यहाँ लिया जाता है तो वहाँ पर फिर सारी स्कूलों में वैकेंसीज रिक्त हो जाएंगी। तो ये जो नई भर्ती चल रही है उसमें हमारी सरकार इस भर्ती के साथ में थर्ड ग्रेड के ट्रांसफरों को करने का गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन इसका प्रॉपर और एक सही जवाब कब होंगे ये शिक्षा मंत्री जी ही दे पाएंगे। नहीं, देखिए उनका भाव देखिए, उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया सरकार ने, वो तो हमारा फर्ज था, जनता ने हमको आशीर्वाद देकर के सरकार में बिठाया है। तो इस बात को तो ठीक है आपने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन और बेहतर क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए और जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, जिससे उनको लगे कि हाँ इस सरकार को हमने प्यार और आशीर्वाद देकर के सत्ता में लाए थे।
नहीं, वो तो जो जनता से मुद्दे आ रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई विचार बना होगा और वो विचार मुख्यमंत्री जी को बताया होगा। तो निश्चित रूप से जब राहुल जी ने कोई भी विचार बताया है तो सरकार उसके ऊपर 100% एक्शन लेगी। देखिए, आज मैंने एक अच्छा सुझाव सुना आप लोगों की ओर से कि यहाँ एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। मैं आज ही अभी अगले 10 मिनट में डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी से बात करूंगा, राहुल जी से भी बात करूंगा कि ये ज़िला जहाँ 65% गुआवा का उत्पादन इस ज़िले में होता है, इस ज़िले में एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना ज़रूरी है। तो ऐसे रचनात्मक सुझाव आते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे पास सभी सवालों का जवाब है, और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। ये मन की बात नहीं है, ये जनता की जो चिंता है, जनता से सुझाव आते हैं, उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, उस पर हम राजनीतिक तौर से उस पर आंदोलन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे और हमारे मैनिफेस्टो में कहेंगे जो अगले बार हम जनादेश दीजिए तो ये करेंगे। पर जहां हमारी सरकार है, और राजस्थान पहला राज्य है जहां हमारी सरकार है भारत जोड़ो यात्रा के रूट में, और जो ऐसे सुझाव आए हैं तो ज़रूर हम उसको अकेले चलेंगे। इसी संदर्भ में राहुल जी ने कहा था, कई लोग आए थे, महिला संस्थाएं, दलित संस्था, आदिवासी संस्था, उन्होंने कहा राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, बड़े अच्छे कदम हैं, पर इसमें कुछ बदलाव आने की ज़रूरत है, इसकी जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों में। इसीलिए उस संदर्भ में राहुल जी ने कहा, ठीक है, जो किया है आपने बहुत अच्छा है, पर और भी कुछ करने की ज़रूरत है। कल आपने सुना होगा कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, और ख़ास तौर से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाए हैं। हमारे जो नीरज डांगी हैं राजस्थान के सांसद, उन्होंने खुद ये 3 या 4 बार सवाल उठाया है, और यहाँ के जल शक्ति मंत्री वहाँ के जल शक्ति मंत्री जो यहाँ के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोल मोल होकर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, और नीरज डांगी ने उनको कहा, जो राहुल जी ने भी कल कहा, कि 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ वादा कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा, पर अभी जो आपत्तियां जताई जा रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, ये तो राजनीति है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2023 में। पर मुझे खुशी है, और राहुल जी ने बधाई दी राज्य सरकार को कि इसके बावजूद राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है ना। विजय आ गए, हमारी किस्मत ऐसी है कि हम जीत जाएं तो उसका विश्लेषण हम करते हैं, और वो हार जाएं तो उसका विश्लेषण आप नहीं करते। आप सिर्फ हमारी हार का विश्लेषण करते हैं और उनकी सिर्फ जीत का विश्लेषण करते हैं। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से हम 2 राज्यों में सरकार में थे, चुनाव के बाद हम 3 राज्यों में सरकार में, लेकिन मैजिक किसी और का ही चलाते हुए दिखाते हैं आपको। तो विश्लेषण हमारा जीत का भी कर रहे हैं और हार का भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग में जाता रहा, अलग अलग मुद्दे उठाता रहा, प्रचार से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना से संबंधित, एनसीपीसीआर से संबंधित, जहां एक बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा था मोदी जी के प्रचार में। न न्याय हो रहा है, न न्याय होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपके समक्ष हम हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर एक मुद्दा है गुजरात चुनाव को लेकर। आप लोगों ने मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी, डरते डरते जो छपी हैं, कि आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव में पड़े। हमने अपने कैंडिडेट्स से लगातार हम संपर्क में हैं। फॉर्म 17C जो कि रिटर्निंग ऑफिसर देता है साइन करके कि इस मतदान केंद्र पे 5 बजे तक या 6 बजे तक इतने वोट गिरे, वो टैलिंग चल रही है। लेकिन बड़ौदा और अहमदाबाद
रीजन्स में, क्षेत्रों में, खास तौर पे सूरत में भी कुछ हुआ, राजकोट संभाग में भी कुछ हुआ, लेकिन इन दो संभागों की काफी आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक वोट डालने में जहां 60 सेकंड लगते हैं, अगर आप औसत निकालेंगे 5 बजे से 6 बजे के दौरान, तो एक वोट डालने में 45 सेकंड लगे। और एक एक बूथ पर अगर ये आंकड़े देखें तो बाहर अफरा तफरी मचनी चाहिए थी, बाहर ट्रैफिक जैम हो जाना चाहिए थे, बाहर माफ कीजिएगा स्टैम्पीड हो जाना चाहिए था। ऐसी कोई भीड़ थी नहीं। हमारे पत्रकार साथी कई वहां थे, हमारे अपने वर्कर्स थे जो लगातार कह रहे थे बड़ा फीका मतदान है, लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में 6.5% बढ़ोतरी हो गई। तो इस दिशा में कुछ सवाल जो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने भी और आपके सामने भी और जनता की अदालत में भी। संजय पटेल हमारे एक उम्मीदवार 144 रावपुरा बरोड़ा संभाग की एक सीट है, उससे है। 5 बजे उनके यहां 51% मतदान हुआ। वो अपने वर्कर्स के साथ अलग अलग मतदान केंद्रों पर उस वक्त घूम रहे थे, जैसा कि सारे उम्मीदवार करते हैं हर पार्टी के, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे थे कि भाई निकलिए वोट देने। लेकिन 5 बजे के बाद, और भीड़ वो बताते हैं कि बहुत कम थी मतदान केंद्रों पर, 6 बजे 57.68% वोट हो गए। कहां से आया ये वोट न संजय पटेल जी जानते हैं, न कोई और उम्मीदवार जानता है। वो एक ही जानता है जो सबका मालिक एक है, कि ये आए कहां से ये वोट। और ये कहानी जो कि मैंने आपको रावपुरा की बताई, 144 विधानसभा क्षेत्र की बताई, ये कहानी आपको कमोबेश तमाम विधानसभाएं जो अहमदाबाद और बड़ौदा संभाग में आती हैं, उनमें ये कहानी आप आज इस प्रेस वार्ता के बाद अपने साथियों से फोन करके पूछेंगी या पूछेंगे, तुरंत आपको ये कहानी सुनाई देगी। और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं, 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए। मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, तो एक तुलना अभी मैं जिनसे फोन पे बात कर रहा था वो बता रहे थे, मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं कि कांग्रेस की उसमें वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को, वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है, पत्रकारों की तो जरूरत है ही नहीं, विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ लुट चुका होगा। वेजलपुर 1 घंटे में 8.14% बढ़ा। मतलब सोच नहीं सकते आप, इस तरह से बढ़ा। फिर कहा जाता है कि साहब टैलिंग में टाइम लगता है, टैलिंग
ये 5 बजे के आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद कोई भीड़ नहीं थी। ये कौन सी टैली हो रही है कि सीधा 8%, 6.5%, औसतन 6.5% पूरे गुजरात में बढ़ा। हम और आप, गुजरात, आप में से कई लोग मुझे वहां दिखे थे। वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण, द्वितीय चरण में कम हुआ था। जिस तरह का गुस्सा और रोष था वो सबको दिख रहा था। आप में से कुछ लोग छाप भी रहे थे, लिख भी रहे थे। उसमें रूलिंग पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ जाए, ये सुनकर भी अटपटा सा लगता है। तो ये कौन सा मॉडल है? नरोडा में 5 बजे डिक्लेयर हुआ 45%, 25% वोट। 6 बजे हो गया वो 52.78%, 7.5%। और नरोडा का कैंडिडेट हमें बता रहा है कि साहब भीड़ थी नहीं, ये वोट कहां से आया? ऐसा ही आपको असरवा, दरियापुर, वेजलपुर, वटवा में 6.52% बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण था असरवा। अभी आंकड़ा हम लोग, क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है और सब आंकड़े ही इकट्ठे कर रहे हैं फॉर्म 17C, 11.55% बढ़ गया। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। तो ये इच्छाधारी वोटों की कहानी, आप लोग भी इस पर मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा आप इन्वेस्टिगेशन करिए। डरो मत, मिलकर लड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। वी आर हियर टुडे टू फ्लैग a very critical issue, critical for our democracy, critical for future elections, critical for future generations. We as a party have been sending and taking delegations to the Election Commission of India, raising concerns over several aspects of the election, including severe violations of Model Code of Conduct, including the NCPCR violation where a child was used by the ruling party, the Bharatiya Janata Party, to campaign for the Prime Minister. Unfortunately, neither do we see justice being done, nor do we see any hope of justice being done. We were told, we were informed by friends in the media through their publications and some channels, that in the last 1 hour of the second round of voting in Gujarat, we saw unprecedented rise in votes. 6.5% at an average, but there are seats where you saw 11.5% votes being cast in the last 1 hour, which is humanly impossible. Because at an average per vote, 60 seconds are a must. You can't have any one vote in less than 60 seconds. But if you calculate this, there are polling booths in Gujarat where it took 25 to 30 seconds for one vote. Impossible, humanly impossible. If we want, we can have a mock session of polling. We can call anyone barring the Election Commission of India, and we'll see it's impossible. But in Gujarat, that became possible. I have examples of seat number, assembly constituency number 144, Raupura in Baroda region, where at 5 p.m. the voting percentage was 51%. At 6 p.m. it became 57.68%, a rise of 16,000 votes spread over 281 booths. Per booth, 57 votes. In 1 hour, not humanly possible. Asarwa is another seat. Vatwa is another seat. Vejalpur is another seat. We have several examples, and we are collecting Form 17Cs from our candidates to tally exactly how much percentage went up in the last 1 hour of polling on the second round of elections in Gujarat. Unfortunately, this is a trend now that the media only analyzes defeat of the Congress even if the Congress wins another election, and only analyzes the victory of BJP even if the BJP loses an election. So we are left with analyzing both our victory, their defeat,
their victory, our defeat. In Vadodara, some seats witnessed 10 to 12% increase of vote in the last 1 hour. These are only few examples that we are citing. We hope and request you to do some investigations, because we owe it to democracy, we owe it to electoral democracy in our country. Nobody should be allowed to hijack the one and only weapon that we have in our hands as voters, which is our vote. We are analyzing the results. Every booth is being analyzed. We will come up with remedial steps that we as a party, as the opposition party, intends to take. But we need the support of free and independent and fearless media to raise these very, very critical questions. आपके सवाल. I welcome the unsavory remarks against us by the media. We are also used to it. There was no unsavory remarks against the media. There are never unsavory remarks from our side to the media. All that we need to do, the opposition in any country is absolutely orphaned in the absence of a strong, fearless, fair media. Is all the submission is. So don't take it personally. It's never personal. And I'm sure even when it comes from your side, it's not personal. So you have a valid question. Why didn't we raise it that very day? I'll give you a very straight, simple answer. Collecting Form 17Cs from across the state, centralizing it, analyzing it, takes time. And in the midst of it, of course, we are also facing the onslaught of the results in Gujarat. So it takes time. We'll take more days. And I'm warning you, it's not that process of analyzing. We're still in the process of tallying. I've just given you a dozen examples, but we have several more examples, and we are trying to collate those examples before we take the next steps. It will take perhaps a week, but it's not incumbent on me or you, since even if we had raised it at 5:30 or 6:30 on the day of polling, or even on the day of counting, it wouldn't have stopped the results. Therefore, we need to do our homework right, we need to prepare ourselves right, we need to arm ourselves right, equip ourselves, and then take the next steps. I'm afraid I won't be able to give you a direct answer for this. Doesn't befit anyone to accuse an institution point blank. But yes, justice should be seen as being given. And I don't see, none of us sees justice being delivered on any of our representations to the Election Commission. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी. कौन से वाले? जो आप लोगों ने सवाल पूछा कि उसी दिन क्यों नहीं ये उठाया, वाजिब सवाल है, लेकिन पूरे गुजरात में 182 सीटों पर इतने बूथ से फॉर्म 17C को एक जगह पर इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, उनको टैली करना में समय लगता है. और ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन 6:30 बजे उठा देते तो चुनाव फिर से हो जाता या रिजल्ट रोक दिया जाता, ऐसा तो नहीं है. इसलिए इसमें पूरी कार्रवाई कर ही, पूरा होमवर्क कर ही आपके समक्ष आना एक जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा देता है. उससे पहले आ जाते तो शायद आप लोग हंस रहे होते. आज आपके गंभीर चेहरे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं. दूसरा सवाल क्या था आपका? चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हम आरोप लगाएं कि वो एक पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा. लेकिन
आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं कि पिछले 2 महीने में इतनी बार हम लोग चुनाव आयोग गए, ये भी हमारे साथ थे, पुनिया जी भी, कई बार मैं भी गया, इधर भी और गांधीनगर में भी, लेकिन न्याय न होता दिख रहा है न न्याय हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा, भाई आप तो हमें गांधी जी के 3 बंदर कह रहे हैं। तो साहब सवाल तो हर संस्था पर उठेंगे और उठने चाहिए। कोई भी संस्था, कोई हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, सवाल सब पर उठने चाहिए। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा। तो सवालों से न हम घबराते हैं, न आपको घबराना चाहिए, न मोदी जी को घबराना चाहिए, और ना ही चुनाव आयोग को शर्माना चाहिए। वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सवाल आपने उठाया। जो औसत हमने देखा हिमाचल में वो 1.5-2% बढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको उसका कंक्लूसिव कोई डेटा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लोग वो भी तुलना कर रहे हैं, लेकिन औसत हमने सरसरी जब देखा था तो 1.5 से 2% बढ़ा। और कोई सवाल? ये जो सरकार की दलील है कि राइट टू एजुकेशन को ओवरलैप करती है, क्या ये दलील बाकी तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होगी? अलग अलग समुदायों के शैक्षणिक संस्थान हैं, तो क्या ये दलील सब पर लागू होगी? ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। नंबर 2, पूरे देश से कई बार ऐसे उदाहरण, दुखदाई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि आप संप्रदाय विशेष के लोगों से सामान मत खरीदे, उनकी फल की रेहड़ी बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, उनका एक सामाजिक बहिष्कार करो। अब आप उनका शैक्षिक बहिष्कार भी करोगे, आर्थिक बहिष्कार भी करोगे। आप चाहते क्या है? आपकी मंशा क्या है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। क्यों ये सरकार संविधान द्वारा ली गई शपथ, जो हाथ में संविधान को रखते हैं शपथ लेते हुए, उसी संविधान की अवहेलना क्यों करते हैं, उसकी धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? ये हम इस सरकार से जानना चाहते हैं। Absolutely reprehensible. No such words should be used against the Prime Minister, against anyone. The Congress party denounces, condemns such statements. Even if it was a misunderstanding, even if there was a slip of tongue, even if there was a word which he should have used and he did not use, and the words which he should not have used and he used, there is no excuse to use any such language against anyone, including and especially the Prime Minister.